कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। Stop interrupting, please. Go back. Please go the honorable member. That's enough. Please. ये वो बयान है जिस पर हंगामा बरपा है। कांग्रेस बयान पर माफी मांगने के लिए कह रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि असंसदीय बयानों की शुरुआत खुद कांग्रेस ने की है। बीजेपी ने कहा कि खुद मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लूट बताया था। अब बयान आया तो दिक्कत क्या है? It's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. बात यहीं नहीं रुकी। बीजेपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उन बयानों की भी याद दिला रही है जो उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले थे। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। आज विपक्ष एकजुट है, लेकिन अक्सर नेता पीएम के खिलाफ बोलते बोलते कहां चले जाते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जलने की जगह। अब सवाल ये है कि जब नेता खुद ही मर्यादाओं को भूल जाते हैं तो फिर दोष किसे दे रहे हैं? जब पीएम के खिलाफ असंसदीय भाषाएं इस्तेमाल होती हैं तो दिक्कत क्या है? आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हमारे सवाल हैं। पीएम मोदी का मनमोहन पर आरोप बुरा या अंदाज? कांग्रेस के हंगामे से धुलेंगे मनमोहन राज में घोटालों के दाग? घोटालों पर मनमोहन सिंह के खिलाफ बयान, संसद का अपमान कैसे? क्या प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान लोकतंत्र का अपमान नहीं? इन्हीं मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस के लिए चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। Please go the honorable member. That's enough. नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या घोटालों को लेकर मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान संसद का अपमान है? और अपमान की बात कहकर कांग्रेस के हंगामे से मनमोहन सिंह के वक्त में हुए घोटालों के दाग धुल जाएंगे? क्योंकि जब से रेनकोट वाला बयान आया है तब से सियासत में उबाल आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस वक्त मनमोहन सिंह का अपमान नहीं हुआ जब उनके प्रधानमंत्री रहते राहुल गांधी ने सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था? सवाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उठ गए हैं। क्या हर बयान पर सवाल उठाना सही है? हमारे साथ कई पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और आरएसएस के नुमाइंदे होंगे। उनसे इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट में, बयान पर बवाल क्यों। आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं अर्जुन मोढवाडिया, लीडर कांग्रेस। मेरे साथ राजीव जेटली हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ मधु किश्वर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश सिन्हा है, आरएसएस थिंकर। एमएच खान है, स्पोक्स पर्सन बहुजन समाज पार्टी। निखिल मंडल है, स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड। और अनिल यादव है, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और मधु किश्वर, मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे करूंगा। मधु किश्वर, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट और आपने संसद में और संसद के बाहर बहुत सारे ऐसे बयान देखे होंगे। क्या पीएम मोदी का रेनकोट वाला बयान इतना ज्यादा खराब है कि कांग्रेस ने उसके ऊपर इतनी आपत्ति जता दी, या पीएम मोदी ने रेनकोट वाले बयान को कहकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कोर में हिट कर दिया और वो उसको पचा नहीं पा रहे? मैं तो हैरत में हूं, क्योंकि रेनकोट वाला जो बयान है बहुत ही उपयुक्त है और उसमें कोई अभद्रता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह उस कुर्सी पर बैठे थे, बड़े बड़े स्कैम हुए और वो उन्होंने आंखें मूंदे रहे। अब इसके लिए अभद्र शब्द भी कहे जा सकते थे, जैसे कोई किसी को कह देते हैं माफिया क्वीन है, चोरों का सरदार है, या और किस्म किस्म के अभद्र शब्द इस्तेमाल
किए जाते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस, या जिन पॉलिटिशियंस के चलते ये सब गलत काम होते हैं। और रेनकोट वाला तो मैं सोचती हूँ बढ़िया जुमला है, मतलब इतना उपयुक्त भी है और इतना संयम वाला भी है, इसमें एक भी शब्द ऐसा तो नहीं कांग्रेस है को पच क्यों नहीं रहा मधु किश्वरी? कांग्रेस ने तो बायकॉट कर दिया और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वापस लें। दूसरी ओर आप देखिए, मतलब क्या वापस लें, रेनकोट वापस लें कि बाथरूम वापस लें, कौन सा शब्द है जिसको वापस लेने के लिए कह रहे हैं? और कांग्रेस जो है इतनी बदजबान पार्टी बन गई है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि इन्होंने मोदी को बिच्छू, सांप, यमराज, हिटलर और क्या क्या नहीं गंदी गालियां दी, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि इन्होंने जिस तरह बीजेपी और हिंदुत्ववादी और हिंदू शब्द के साथ कांग्रेस ने फासिस्ट जोड़ के सारे दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया कि हिंदू लोग जैसे कि कत्लेआम के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे मुसलमानों का, और सारे दुनिया के जिहादियों के टारगेट पे इंडिया को लाके खड़ा कर दिया। ये जो पाप किया है कांग्रेस ने, बीजेपी को गाली देते रहते कोई बुरी बात नहीं, आप मोदी को जितना मर्जी लताड़िए, पर इन्होंने हिंदुस्तान को इतना फासिस्ट। चलिए, मैं हिंदुस्तान की भी बात करूंगा और हिंदुत्व की भी बात करूंगा। मैं इस डिबेट में मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं, तमाम पार्टियों से, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अर्जुन मोढवाडिया से एक जवाब लेते हैं। अर्जुन मोढवाडिया, क्यों बौखलाहट है इतनी कांग्रेस पार्टी में? आखिर आपको दिक्कत है किसी बयान पर, आप विरोध जताइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो विरोध से कहीं ज्यादा दिखता है। क्या आप मानेंगे नहीं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में कुछ घोटाले हुए? क्या आप मानेंगे नहीं कि कांग्रेस को इसीलिए 2014 में जाना पड़ा? देखो, हिंदुस्तान में आज तक कई प्रधानमंत्री आए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उनकी भाषा देखिए और नरेंद्र मोदी की भाषा देखिए, क्या फर्क है वो सबको मालूम है। उन्होंने आज तक क्या क्या कहा है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को कहा, महिलाएं पतली दिखाने के लिए वो कुपोषित रहती है ये कहा, सहारा और बिरला ग्रुप से उन्होंने 50 करोड़ लिया। मनमोहन सिंह ने तो ऐसा नहीं किया था, उन्होंने स्नूपी भी नहीं, मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन एक बात मेरा नहीं सर, मोढवाडिया साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोढवाडिया साहब, आप मुझे क्या बयान की गरिमा केवल प्रधानमंत्री को रखनी चाहिए? आप बोलिए। आपने तमाम प्रधानमंत्रियों को गिना दिया, आपने मोदी जी को गिना दिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को ही बयान की गरिमा रखनी चाहिए? इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उनके उपाध्यक्ष को नहीं रखनी चाहिए, उनकी अध्यक्षा को नहीं रखनी चाहिए, दूसरी पार्टी के नेताओं को नहीं रखनी चाहिए? सबको रखनी चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो संस्कारिता का प्रदर्शन करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो या कोई भी प्रधानमंत्री है, उन्होंने कभी भी असंस्कारी लैंग्वेज। आपको इस बयान में क्या अमर्यादित असंस्कारी लगा? किसी भी आपको इस बयान में क्या अमर्यादित असंस्कारी लगा? बताइए हमारे व्यूअर्स को। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री पर जो असंस्कारी लैंग्वेज का उपयोग किया है उन्होंने, ऐसा किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री असंस्कारी है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो उसका काम है आज तक का, वो एक युवा महिला का स्नूपिंग करना हो, किसी की पत्नी को, सर आपका अधिकार है, आप विरोध करिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया वो सही था, जो कि आपको एक्सपंज भी करना, जो कि संसद से एक्सपंज भी करना पड़ा, वो सही था सर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया वो सही था, आप उस बयान पर भी बोलिए। ये भी एक्सपंज करना चाहिए, ये भी एक्सपंज करना नहीं चाहिए। और खड़गे जी हैं, वो विरोध पक्ष के नेता है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। उनको कुछ भी कहने की आजादी है, उनको कुछ भी कहने की आजादी है। प्रधानमंत्री की गरिमा रखने की बात आप करते हो तो प्रधानमंत्री की जो भाषा है, मैं राजीव जेटली के पास जाऊंगा तुरंत, मैं प्रधानमंत्री की गरिमा से जुड़ा ही सवाल लूंगा। लेकिन एक बात बताइए सर, उस वक्त गरिमा कहां गई थी जब राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए उन्हीं का ऑर्डिनेंस मीडिया के सामने फाड़ दिया था? उस वक्त गरिमा नहीं दिखी थी आप लोगों को? देखो, उन्होंने प्रधानमंत्री का आज भी सब लोग आदर करते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री, और राहुल जी हो या कोई हो, उन्होंने अपमान नहीं किया था, उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया था, एक शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री की भाषा है और वो गरिमापूर्ण तो नहीं है। ठीक है, मोढवाडिया साहब रहिए मेरे साथ।
राजीव जेटली, प्रधानमंत्री को अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर, मेरे पास पैनलिस्ट काफी है, मैं उनके पास सबके पास जाना चाहता हूं, रुकिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी किया है। ओके, मैं आता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का गुजरात आए थे, तब इसी तरह महत्वपूर्ण बात यह है अपमान किया गया था कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किस बात की गरिमा रखनी चाहिए उनको। जब वो बोलते हैं सदन में तो ये कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो संगठित एक लूट है। तो बात ये समझने की है, इसकी थोड़ी गहराई में जाइए। वो ये कहना चाहते हैं जो असंगठित क्षेत्र थे, जहां पर जो लुटेरे थे, उन लुटेरों का काम बंद हो गया क्योंकि आपने नोटबंदी का कार्य शुरू किया और इससे सारा क्षेत्र संगठित हो गया। तो जिस संगठित क्षेत्र को वो असंगठित लूट बता रहे हैं, इससे प्रमाण मिलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हम सोचते थे शायद अब पश्चाताप करेंगे, जो लगभग 12 लाख करोड़ इस देश का उनके लोग जो आसपास वाले खा गए हैं, हमने सोचा पश्चाताप करेंगे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने एक और ईमानदार कदम को लूट बता दिया। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं आप तो बाथरूम तक घुस गए, कुछ तो मर्यादा बनाए रखते हैं। यही बताना चाहता हूं मैं, अभी खून की दलाली और जो मौत का सौदागर और जो बाकी की बेहुदी बातें कांग्रेस ने करी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक प्रधानमंत्री, उनका क्या दायित्व था। प्रधानमंत्री रहते हुए अगर वो एक परिवार के करदाता के रूप में कार्य करेंगे और इस देश को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाएगा और लूट दिया जाएगा, तो इस पर कोई भी व्यक्ति जो अपना बयान देगा वो केवल यही देगा कि आप बाथरूम में जब नहाते हैं तो उसमें भी रेनकोट पहनकर नहाते हैं, छींटे आपके ऊपर क्यों नहीं आते हैं। और दूसरी बात, पहली बार छींटे उन्होंने अपने ऊपर भी हल्के से लिए। कैसे लिए? क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर पूरे देश ने अपना समर्थन दिया, देश का बच्चा कह रहा है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हूं, ऐसे में जो सोकाल्ड पहले कहने वाले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसमें भी एक लूट है। तो अब ये सोचना है कि वो जो गरीब आदमी, किसान, मजदूर, जिसका पैसा लोग खा जाते थे, जिसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी, अगर वो पैसा उन तक पहुंच रहा है तो पूर्व प्रधानमंत्री जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए। लूट वो थी जो कि देवास घोटाला था 2 लाख करोड़ का, लूट वो थी जो कोयला घोटाला था 1,86,000 करोड़ का, लूट वो थी जो 2G घोटाला था 1,76,000 करोड़ का, या लूट वो है जो डिमोनेटाइजेशन के दौरान जिसको आप कहते हैं? लूट की क्या परिभाषा है सर? देखो, जो लूट करने वाले हैं वो जेल में गए हैं और जेल में जाने चाहिए और बाकी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग बेल पर हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, लूट की जब बात हो रही है, केवल इतना जवाब दे दीजिए, केवल इतना जवाब दे दीजिए, इसे आप संगठित लूट कैसे कह सकते हैं? इस देश के मजदूर का पैसा आपने मारा, इस देश के किसान का पैसा आपने मारा, इस देश में जितने भी ठेकेदार थे उनके साथ मिलकर आपने सरकार चलाई। आपके प्रधानमंत्री परिवार की तरफ अपनी आस्था रखते हुए करदाता के रूप में कार्य करते रहे। मुझे केवल इतना तो बता मोदी ने किया है, लूट का आरोप लगाता कैसे दे सकते हैं? उन्होंने ये बात तो बता दीजिए हमें, लूट कैसे कह सकते हैं आप इसे? चाहते थे, अपेक्षा करते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री आकर अपना पश्चाताप करें और ये कहें जो मेरे शासन काल के अंदर जो गलतियां हुई थी, जो घोटाले हुए थे, जो देश का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। उनके सम्मान करवाई थी, उसकी जांच क्यों नहीं होती? उसकी जांच क्यों नहीं होती? ओके, लेकिन मेरे साथ राकेश सिन्हा भी हैं। राकेश सिन्हा, मैं आपसे क्योंकि हमने आज 2 मुद्दों को इसमें रखा है, इसलिए मैं आपसे इस पर भी चाहूंगा आपका रिएक्शन, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी आए जो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद विपक्षी पार्टियों ने कह दिया कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। सर, दोनों मुद्दों पर आपकी राय चाहूंगा। क्या इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध जायज है, और दूसरा, संघ प्रमुख के बयान को लाना, राजनीति में लाना, क्या वो सही है? देखिए, पहले मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, इस देश में अंग्रेजों से आने से पहले जो डिस्कोर्स था, वह डिस्कोर्स एकता पैदा करने वाला था। सब लोग, चाहे मजहब अलग अलग था, सब लोग अपने नाम से हिंदू जानते थे। इसलिए भारत के मुसलमान जब हज यात्रा पर जाते तो उनको हिंदू मुसलमान कहते हैं। हिंदू किसी आस्था से नहीं, एक राष्ट्रता और सभ्यताई राष्ट्रता से जुड़ा हुआ शब्द है।
भारत चूंकि एक सभ्यता को रिप्रेजेंट करने वाला राष्ट्र है, इसलिए इसका सबसे सर्वोत्तम सूचक शब्द हिंदू है। और एस.सी. मुखर्जी एक रैशनलिस्ट थे, 1919 में ऐसी किताब लिखी। गिल क्राइस्ट एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, 1920 में पुस्तक लिखी। इतना ही नहीं, सर सैयद अहमद खान ने 1857 में क्या कहा था कि हम मुसलमान भी भारत के एक ही पूर्वज के, हम भी हिंदू कहलाने के योग्य हैं। तो पूजा पद्धति पर कहीं से भी सवाल नहीं है। यही हिंदू राजा ने चेरामन में मस्जिद बनाया। इसी हिंदू देश ने जो यहूदियों को पूरे संसार में जब प्रोसिक्यूट किया गया तो इस देश में सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया। इसलिए मुझे लगता है उस नैरेटिव को जिंदा किया जाना चाहिए। इसे चुनाव से देखना अन्याय और अन्याय है इस नैरेटिव के लिए। अब रही प्रधानमंत्री के बयान की बात, देखिए प्रधानमंत्री ने जो मुहावरा का प्रयोग किया, तब तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहेगा, कुत्ता और बिल्ली की बारिश करवा रहे हैं। अरे भाई, फ्रेज का अपना महत्व होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, खुद को बचा भी रहे हैं और वो काम होने भी दे रहे हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मनमोहन जी या मोदी जी कितने ईमानदार हैं, कौन कितना बेईमान है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि इस देश को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। मनमोहन सिंह जी के बारे में धारणा है ईमानदार हैं, लेकिन उनके आधे दर्जन कैबिनेट मंत्री जेल में थे। राजा को पीठ थपथपाने के लिए चेन्नई चले गए। कालमांडी साहब कॉमनवेल्थ घोटाले में जेल के अंदर चले गए। पूरे देश की, पूरी दुनिया के सामने जगहसाई होती रही। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने सारे अधिकार को 10 जनपद को सुपुर्द कर दिया, वे भरत नहीं थे। भगवान राम का खिराव रखने वाले भरत नहीं थे। वे दास भाव से 10 जनपद की सेवा कर रहे थे। 10 जनपद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फाइल जाती थी। ठीक है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यालय का मूल्यांकन हुआ, इसके लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आज मोदी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले अपने बयान को फिर से देख लें। किस तरह की ओछी बातें आप कर रहे हैं टेलीविजन चैनल पर आकर। किस प्रधानमंत्री ने किसी के व्यक्तिगत जीवन पर निराधार आरोपों को आप बार बार टेलीविजन पर चैनल पर दोहराते हैं? ये शोभा नहीं देती मारवाड़ी साहब। आप एक अच्छे एक ऐसे प्रांत से आते हैं जिसने गांधी पैदा किया, उस प्रांत का नेता ऐसी बातें टीवी चैनल पर आप विचार की बात कीजिए, आप मत भिन्नता दिखाइए। आप स्वयं आप देख रहे हैं कि 10 जनपद का क्या आदेश है, ऐसे 10 जनपद को आप खुश कर रहे हैं। और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यदि इकट्ठा किया जाए तो पूरे एक वॉल्यूम बन जाएगा। आप अखबार का एडिटोरियल पेज वॉल्यूम बन जाएगा। खान साहब, किस कोर्ट ने कहा नरेंद्र मोदी ने दंगा करवाया? किस कोर्ट ने कहा दंगा करवाया? लेकिन सबके नाम पर अभद्र भाषा का नरेंद्र मोदी और संघ पर किस तरह का आरोप लगाती रही? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी इसके लिए? क्या वामपंथी इसके लिए माफी मांगेंगे? ठीक है, मैं यही सवाल लेके जाता हूं। अर्जुन मोढवाडिया, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एमएच खान, चाहे मोहन भागवत के बयान को ले और चाहे पीएम मोदी के संसद में दिए गए बयान को ले, क्या आपको लगता नहीं कि यहां पर कुछ ज्यादा ही राय का पहाड़ बना दिया गया और जो चीज कोर में थी उस पर किसी का ध्यान नहीं है? भ्रष्टाचार, लूट खसोट, किसके शासन में हुआ, किसके शासन में नहीं हुआ? क्या आपको लगता नहीं क्योंकि कांग्रेस यहां पर ऐसी पोजीशन में है कि वो डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि बयान हंगामा कर दो और पीएम को कहो कि माफी मांगे, पीएम को कहो बयान ले, क्योंकि अगर ज्यादा इस पर चर्चा होगी तो उन्हीं के राज की सारी बातें सामने आ जाएंगी। देखिए, पहले तो आपने मोहन भागवत जी की बात के कहा, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों का जो डीएनए है वह हिंदू है। तो उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। ये बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। हम अगर आप डीएनए में बताते हैं कि मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो आप भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो? आप दलितों का भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो? दलित कितने बड़ी संख्या में, बाबा भीमराव अंबेडकर के जमाने में कितने लोग हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध हो गए, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये जो सिन्हा साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कहा जाता है, ये गलत कह रहे हैं। हिंदी मुसलमान कहा जाता है। हिंदुस्तानी कहिए अपने आप को, हिंदुस्तानी कहिए। आप तफरका पैदा मत करिए, आप लोगों में भेदभाव पैदा मत करिए। आप ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं?
जब जब चुनाव आते हैं अरे आप तब इतना ही ऐसी मान भाषा का लीजिए, इस्तेमाल कल से होता आप है। हिंदी अगर मुसलमान कहना रेन शुरू कोट कहते कीजिए। हैं, खान साहब अरे तो क्या कह रहे हैं? काहे मैं कहना आपकी शुरू करते बात भाई? से मानता हूं, आप मोहन भागवत जी की आप बात तो मत देखिए मानिए। वर्ण व्यवस्था में आप देखिए सिन्हा साहब आप अपने बात को समझ लीजिए सिन्हा साहब, वर्ण व्यवस्था आप में अरब कंट्री में हिंदू जाके वर्ण हिंदू व्यवस्था मुसलमान में कहलाएंगे, कहीं आपका भारत में स्थान ही कहने नहीं में शर्मिंदगी है। महसूस आप करते किस हैं। बात की बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, सिन्हा कहाँ है? सिन्हा अरे भारत कहाँ में है? आपको शर्मिंदगी होती है हिंदू हिंदी वर्ण व्यवस्था में आप कहलाने हैं से। कहीं? आप हिंदू इतना ही तो वर्ण कह लीजिए। व्यवस्था में कहीं आप हैं ना? आप हिंदू है हिंदी ना के मुसलमान है, समानांतर कुछ उर्दू भी खड़ा नहीं कर है। देंगे, आप हिंदू के कुछ भी समानांतर नहीं है। मुसलमान खड़ा कर देंगे। वर्ण इस देश व्यवस्था की में राष्ट्रीयता, इस देश की आपके अस्मिता, इस हिंदू देश वर्ण का व्यवस्था इस देश की में विरासत, सिन्हा इससे आपको श्रीवास्तव जुड़ना ही कहीं है। आप जुड़े हुए अंकित ही नहीं हैं है। सिर्फ वोट के कहीं लिए, अंकित ही आप नहीं इस है। देश की अस्मिता का, कहीं नहीं इस देश अंकित की है। विरासत का, इस देश जबरदस्ती की आप सभ्यता और भारतीय जनता संस्कृति का पार्टी में शामिल हो जाइए से अपने और को अलग करना विचारक चाहते हैं। विचारक छोड़ दीजिए। ये विचारक क्या होता है? आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हैं, वो उत्तर प्रदेश में हो या ऑल इंडिया में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, आरएसएस का जो वरिष्ठ खान साहब एक बात बताइए मुझे, वो उनका महामंत्री होता है। खान साहब एक बात बताइए, वो महामंत्री होता है। खान साहब एक बात बताइए, अहमद खान एक मिनट, आपकी समझ राजनीति से बाहर सिन्हा जी, नहीं है। सिन्हा जी, खान सिन्हा जी, साहब, एक मिनट। आपकी समझ 5 वर्षों के राजनीतिक चक्रव्यूह में घूमता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 5000 साल की सभ्यताई विरासत में खान साहब देखता बिल्कुल है मैं आपकी देश को। बात मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम दोनों नहीं के- करना चाहिए, दोनों के लेकिन खान आईने साहब अलग-अलग हैं। आपसे ये सवाल क्यों ना पूछे? आपका आईना राजनीतिक है, हमारा आईना सभ्यता और संस्कृति है। खान साहब आपसे ये सवाल क्यों ना पूछे, खासकर बीएसपी के नेताओं से, जब उनकी पार्टी के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद से शाही इमाम ये फतवा जारी करें कि सारे मुस्लिम बीएसपी को वोट दें। क्यों फतवे की जरूरत पड़ रही भैया आपको? आपने काम किया होता, हिंदू मुस्लिम सबके लिए किया होता तो आपको सारे वोट मिलते। हमको फतवे की जरूरत नहीं है। कोई अपने आप फतवा जारी कर रहा है तो करे, हम कौन रोकने वाले हैं? हम मतलब उसकी निंदा मतलब उलेमा काउंसिल ने जब ये संसदीय है, लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र में लोकतंत्र में सांप्रदायिकता का आरोपण है। फतवा नहीं होता, ये फतवा नहीं होता है। आप देखिए ना, बुखारी साहब ने को आजादी है। सर उलेमा काउंसिल ने 84 सीटों पर सकते हैं। खान साहब उलेमा काउंसिल ने अपने मन से 84 सीटों पर आपके समर्थन में कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। ये मतलब बीएसपी इतनी अच्छी पार्टी है कि उलेमा काउंसिल लड़ना नहीं चाहते उनके लिए। शाही इमाम अपने मन से आपके पक्ष में फतवा जारी कर रहे हैं। मतलब मैं आ रहा हूं मधु किशोर आपके पास आ रहा हूं। आज मतलब मुसलमान को आप लोग क्या समझते हैं सर? या मुसलमान हो, इस तरह का वोट बैंक समझते हैं कि आप उसको फतवा जारी कराकर अपने पक्ष में कर लीजिए। आपने काम किया होता उनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया होता, कुछ आपने कॉलेज बनवाए होते, उनके लिए कुछ नौकरियां दी होती, तो आपको क्या फतवे की जरूरत पड़ती सर? नहीं, हमें फतवे की जरूरत नहीं है। हम कहा कह रहे हैं किसी के विचार को हम नहीं, हम तो कह रहे हैं कोई अपना विचार व्यक्त कर रहा है, कोई हमारे साथ आना चाह रहा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं उसको? ठीक है, मैं अनिल यादव से कमेंट लूंगा। मधु किशोर एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अनिल यादव अपने आप फतवा जारी हो गया, समाजवादी पार्टी ने कभी अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। मधु किशोर एक मिनट में, देश में देख लिया, समाजवादी पार्टी ने कभी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। बीएसपी इतनी अच्छी पार्टी है कि उसके लिए फतवा जारी किया गया। देखिए ये तो जग जाहिर है, बसपा सरकार में जो काम हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, वो जग जाहिर है। आज बच्चा जानता है कि इन्होंने हाथी लगाने के अलावा, पार्क बनवाने के अलावा कोई काम किया हो तो ये बता दें। कहीं अरे सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए, कहीं किसी नौजवानों को रोजगार देने का कुछ काम किया हो तो बता दें, कहीं एक्सप्रेसवेज बनाए हो तो बता दें। ये अगर कोई भी इन्होंने विकास का कार्य उत्तर प्रदेश के लिए किया होता तो इनकी सरकार बनती, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती, और आज इन्हें जरूरत नहीं पड़ रही होती दुनिया भर के फतवे लाने की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब अपनी चुनावी रैली में भाषण देते हैं तो अपने विकास कार्यों को गिनवाते हैं। वो बताते हैं कि हमने नौजवानों के लिए कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, वो बताते हैं कि हमने कितने सबसे कम समय में उत्तर प्रदेश में मेट्रो बनवा दी। दंगे हुए नहीं हुए। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए ना। अरे खान साहब सुन लीजिए ना। आप कत्लेआम का बताइए, आप इतनी देर से बोल रहे थे, आप इतनी देर से बोल रहे थे, हमने एक बार भी बीच में नहीं बोला, हमारी भी सुन लीजिए। अच्छा इतना बौखला रहे हैं क्यों? इसलिए खान साहब आप तो सीनियर लीडर हैं सर, स्थिति सुन लीजिए। ये बौखलाहट आपकी स्थिति को दिखा रही है। अभी परसों चुनाव पहले चरण से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। खान साहब, मुख्यमंत्री खान साहब पहले चरण से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। आपके नेता छोड़ के पार्टी भाग गए, आपकी बहन
एलएनजी पे आरोप लगा दिया, टिकट बेचती हैं, उसके बाद भी। ओके खान साहब प्लीज सुन लीजिए, होल्ड ऑन खान साहब सुन लीजिए। खान साहब अनिल यादव बहुत जूनियर है आपसे, लेकिन उनको पूरा हक है कि इस डिबेट में आपके सवालों का जवाब दे। आप इस तरह उनको नहीं रोक सकते। खान साहब प्लीज, खान साहब यू आर वेरी सीनियर, वी रेस्पेक्ट यू, बट यू हैव टू बी होल्ड ऑन प्लीज। अनिल यादव, देखिए अगर मैं बात करूं जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया उसकी, तो देखिए उन्होंने बिल्कुल बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू हैं। जो देश का संविधान है जिस पे पूरा देश काम कर रहा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और आपको ये बयान कैसा लगता है? देखिए आपने सबको इतना, देखिए नहीं ये गलत बात है। आप बोलिए, आपने सबको इतना मौका दिया, आपने मैंने एक बार भी किसी को नहीं टोका। आपका ये मौका है सर, मेरी बात सुनिए अनिल यादव, मेरी बात हो जाए बिल्कुल पूरी करिए। लेकिन आपको ये बयान कैसा लगता है? असली रावण दिल्ली में बैठा है, किसने कहा? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस बयान में किसी का नाम, अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ राकेश, मुझे राकेश जी 1 मिनट सुन लीजिए। निखिल मंडल मेरे साथ बहुत इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया गया है, पर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है? इसका मतलब ये ना पता भी बता देते हम लोग, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को रावण की संज्ञा देते हैं। देखिए उस बयान में कहीं किसी का नाम नहीं ले गया, ये तो जबरदस्ती आप हम पे कोई आरोप लगाए जा रहे हैं। पर अफसोस इस बात का है अनिल यादव कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। नहीं आप देखिए ना उसे, क्यों और किसी दिल्ली में तो सभी पार्टी के लोग रहते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हुआ? क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने रावण जैसे काम कर रखे हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जिसका बच्चा समर्थन कर रहा है उस डिमोनेटाइजेशन का, 150 से ज्यादा परिवार के लोग मर गए उसमें लाइनों में खड़े हुए। उसका जवाब कौन देगा? आपने बिना तैयारी के एक योजना चला दी, सबके सर पे थोप दी। कितने, क्या पूरा हिंदुस्तान भ्रष्ट? सर मथुरा में जो कांड हुआ था उसमें कितने लोग मरे थे, उसका जवाब कौन देगा? एक बात बताइए, सर मुझे प्रवक्ता का काम मैं भाजपा के प्रवक्ता से बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा के प्रवक्ता साहब से सवाल पूछूंगा। बताइए सर मुजफ्फरनगर का जवाब कौन देगा? तब आपने कोई नेगेटिव पॉइंट उसका नहीं। डिमोनेटाइजेशन पे आप जिन 125 लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे सामने आप एक रिपोर्ट रख दीजिए कि 125 लोग इस लाइन में खड़े होकर मरे थे। आप कोई एक ऑथराइज्ड रिपोर्ट रख दीजिए। अरे सर अखबारों में नहीं, कोई एक ऑथराइज्ड एजेंसी का फैक्ट रखेंगे आप सामने। जो अखबार चल रहे हैं क्या वो झूठे हैं? सब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो टीवी में अखबार में छपी हुई किसी खबर के आधार पर चलाई गई है। नहीं, मैंने चैनल पर किसी ने नहीं चलाई कि 125 लोग मर गए। नहीं चलाई, आप फैक्ट रखिए सामने। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने चैनल चल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। अब मैं दूसरे चैनलों की बात ही नहीं करता। राजीव जेटली जवाब दीजिए, राजीव जेटली। मैं आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। देखिए ये एक विडंबना है, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में किसी की जान बिजली का तार पकड़ने से नहीं जाती है, ये बात मैं सच बता रहा हूं। और मेट्रो चलेगी, कैसे चलेगी, आगे तक कैसे बढ़ेगी, वो भी इनको निर्धारित करना है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के ऊपर जो बात कह रहे हैं, हमने कहा असंगठित क्षेत्र, मतलब जहां पे उत्तर प्रदेश की लेबर पूरे देश में जाती है, उसका हक वहां के ठेकेदार मारते हैं। आपने और ये बैठा तो ये लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं को मजबूर कर दिया अपने घर वापस आने करके। जो आदमी अपना घर लगाएंगे तो हम कहां से बात करें? अब ये तो मानना पड़ेगा ना, ये प्रश्न उठा के जवाब भी लीजिए। अरे जो नौजवान यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर अपनी नौकरी करने गया था वो अपने घर बैठा है। जो किसान अपनी फसल उगाता है उसने अपने, अभी आप बोल रहे थे अहमद खान से, आप उनको सुन नहीं रहे। अब आप बोल रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। बोलिए जेटली साहब, 30 सेकंड है आपके पास। केवल मजदूरों का हक तो ना मारे, मजदूरों का हक, मजदूरों को ESI PF उसके हक तो मिलने। अरे आप ही ने मार लिया हक। आप ये कहते हैं अपने प्रदेश के अंदर तो आप रोटी नहीं दे सकते किसी को, वो बेचारा दूसरे प्रदेश में जाकर कमाता है, वहां पे उसके हक ठेकेदार मारते हैं। अरे रोटी देने की बात बताता हूं आपको, बंधन होते हैं। राजीव जी पिछले 2016 में 1,36,000, सुनिए मेरा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दीजिए, जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, हम लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? जवाब सुनिए, जवाब अभी इन्होंने जवाब मांगा, जवाब सुन लीजिए। 30 सेकंड 2016 में 1,36,000 नौकरियां दे पाए हैं आप, जो पिछले 16 साल में सबसे कम है। आप रोजगार की बात करेंगे, आप रोटी देने की बात कर रहे हैं। FDI से 2,35,000 रोजगार सृजित हुए हैं। यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। झूठ आपके नेता मंच से क्या बोल रहे हैं, आपके प्रवक्ता टीवी पर झूठ बोलते हैं। लोग मुझे ट्वीट करके क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से बात करते हैं, आराम से। राजीव जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। राजीव जेटली यू मेड योर पॉइंट। राजीव जेटली प्लीज होल्ड ऑन, राजीव जेटली होल्ड ऑन, राजीव जेटली रुकिए, अनिल यादव रुकिए। एक बात सबसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम लोग इतना हाइपर क्यों रहे हैं? बात में दम रखते हैं, आवाज ऊपर करने से कोई फायदा नहीं। मधु जी मैं आ रहा हूं आपके पास, राकेश जी आ रहा हूं, लेकिन निखिल मंडल जेडीयू से हैं, उनसे एक सवाल मैं अभी तक नहीं ले पाया हूं। निखिल मंडल एक छोटा रिएक्शन,
क्या आपको लगता है रेनकोट वाला बयान ज्यादा खतरनाक था या रेनकोट वाला बयान ज्यादा अमर्यादित है बजाय इसके वो मौत का सौदागर या शहीदों के खून की दलाली? ये आपको लगता है कि नहीं, पॉलिटिक्स में टिट फॉर टैट होता है और ये टिट फॉर टैट ही था, जिस तरह से संगठित लूट और जिस तरह से दूसरी चीजें कही गई? क्या इस पर इस तरह का कांग्रेस पार्टी का बौखलाना और सदन से वॉकआउट करना सही लगता है आपको? नहीं, देखिए गौरव जी, संसद की एक गरिमा होती है और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। यहाँ बात जब प्रधानमंत्री की होती है तो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जब बातें इस तरह की आती है तो नेचुरली लोग को लगता है कि भारत में इस तरह से लोग बात कर रहे हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मैं एक तो इसके साथ ये चीज भी कहूंगा कि जितने भी शब्दों का चयन किया जा रहा है उस चयन पे सभी को गौर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूं कि लगातार नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, कोई किसी और पार्टी का अध्यक्ष हो, कोई किसी पद पे हो ना हो, पब्लिक फिगर हो तो वो कुछ भी बोल सकता है, संसद के बाहर कुछ भी बोला जा सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, सभी को अपने शब्दों के चयन पे ध्यान रखना ही है। लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे होते हैं तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री या मनमोहन जी की अगर बात किया जाए तो निजी टिप्पणी अगर कहे, पर्सनल लेवल पे कभी मैंने नहीं देखा कि मनमोहन जी ने किसी पे टिप्पणी की। आप कर रहे हैं रेनकोट की बात कि क्या इसमें बुराई? बयान पढ़ के सुनाऊं सर? नहीं, मैं तो लालू यादव क्योंकि मस्खरी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो उनको हक है। मैं आप सबको उनका एक बयान पढ़ के सुनाता हूं जो लालू यादव ने कहा। उन्होंने कहा मोदी ब्रह्म पिशाच है, हम बधिया कर देंगे। इतने बड़े फिगर को इस तरह का बयान देना, इसको तो आप रेनकोट और बाथरूम वाली बात को एक बार चाहे पचाए ना पचाए, इसको तो आप बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, चाहे आप गठबंधन में हो या नहीं, हमने तो पचाया नहीं। हमने तो बिहार के डीएनए पे जब सवाल उठाया गया तो भी नहीं पचाया और हमने तो प्रूव किया कि हम नहीं पचा सकते ऐसी बातों को। तो ये देखना होगा, प्रधानमंत्री जी ऐसी बात नहीं कि आज की बात है, वो देश में होते हैं तो कहते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं तो कहते हैं। मैंने कई दफा देखा है कि विदेश में जब वो बातें कर रहे होते हैं तो इंडिया को लेट डाउन करते हैं कि इंडिया में करप्शन है, इंडिया में ये कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं। मैंने कई दफे देखा, ऑन रिकॉर्ड मैंने देखे हैं, कई दफे प्रधानमंत्री जी ने कहे। तो मुझे लगता है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो चयन जो शब्दों का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। मधु किश्वर, मैं आ रहा हूं जेटली साहब। मधु किश्वर अब आपके पास आऊंगा। मधु किश्वर, आपने कमोबेश सारी पार्टियों का यहां पर व्यू देख लिया। मधु किश्वर, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहीं ना कहीं बातों में कांग्रेस पार्टी के घोटालों को सबके सामने रख दिया, क्योंकि उन्होंने बातों में बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक अच्छे काम को भी, जो कि वो कह रहे हैं कि एक अच्छा काम है, उस पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई चुनाव की वजह से भी यह बौखलाहट दिखती है, चाहे वो मोहन भागवत का बयान हो और चाहे पीएम मोदी का बयान हो? देखिए, ये सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां, उनकी बदज़बानी हर वक्त चल रही है, सिर्फ चुनाव के माहौल में नहीं है। और खुद दो शब्द भी नहीं ले पाते, इतनी मोटी मोटी गालियां, इतनी भद्दी बातें। मैंने जैसा पहले कहा, देखिए एक बात है, आप बीजेपी को गाली दो, इन्होंने हिंदुस्तान को फासिस्ट करार कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने बीजेपी की सरकार चुन के ला दी, तो ये पूरा इमेज कि हिंदुस्तान ही फासिस्ट हो गया, यहाँ माइनॉरिटीज को कुचला जा रहा है, सेफ नहीं है, ये कहाँ से आई बात? आप बताइए, कहाँ ऐसा हुआ, कहाँ भी बीजेपी रूल स्टेट में कि मुसलमानों के कत्लेआम हुए हों या वहाँ उनको सिटीजनशिप राइट से महरूम कर दिया गया हो? पर ये इमेज बनाया और विक्टिमहुड का जो नैरेटिव कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादियों ने मिलके बनाया है, उसकी वजह से आज ये है कि मुस्लिम यूथ इतना रेडिकलाइज और गुस्से से और नफरत से भर गया है कि वो टेररिस्ट अटैक्स को भी जायज़ बनाने लग गए हैं। और इनमें से बहुत से लोग अब ऐसे संगठनों की तरफ जाने लगे हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम करके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने किया है, ये हिंदुस्तान को खतरे में डालने की राजनीति है। मोदी को आप मारिए गोली, आप बीजेपी को जितना मर्जी लताड़िए। मैं आपसे एक और सवाल उसी जुड़ा पूछना चाहूंगा। राकेश जी, आ रहा हूं कि जैसे कि यहां पर एमएच खान है बीएसपी से, वो कह रहे हैं हमने तो फतवा नहीं कहा, लेकिन शाही इमाम बुखारी जैसे लोगों को आखिर बार बार मुस्लिमों के लिए फतवा जारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जो मुस्लिम भाई हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो इतना, उनकी विजडम इतनी नहीं है कि वो अपने हिसाब से वोट डाल सकें? और क्या किसी मस्जिद के इमाम के फतवे से फर्क पड़ता है? मुझे कहा मैं बोलूं? जी मधु जी।
जी, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से ये सिर्फ ये नहीं है कि फतवा लाया जाता है, जो मुस्लिम लीडरशिप में भी जो सबसे ज्यादा रेट्रोग्रेसिव एलिमेंट हैं, जो अपनी कम्युनिटी पर भी दहशत गर्दी की पॉलिटिक्स चलाते हैं, ऐसे मुस्लिम लीडर्स को आगे लाया जाता है। जो सच में नेक नियति से मुस्लिम लीडर्स काम करते हैं, उनको पीछे धकेला जा रहा है। आप देखिए, माफिया डॉन्स आगे हैं आज के दिन। कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम कम्युनिटी के जो शरीफ हैं मुस्लिम, जो सही नेक नियति की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनको पीछे धकेलने का जो काम किया है, ये जो पुष्टिकरण और तुष्टिकरण हुआ है, मुझे लगता है ये भी अपने आप में, क्योंकि मस्जिदों से फतवे आएंगे और वो भी ऐसी मस्जिदों से, सही में पीस की बात होनी चाहिए। ठीक है मैम, ओके। राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, 30 सेकंड में, उसके बाद मोटवाला साहब के पास जाऊंगा। राकेश जी, साझा स्थान होना चाहिए, उसमें हर मत के लोग जाते हैं। कोई एक पार्टी का वो गढ़ नहीं बनना चाहिए, ना मस्जिद, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। देखिए राकेश जी, देखिए अभी मैं अनिल यादव जी को सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा कि गरीब मजदूर किसान की बेरोजगार की बात करने। मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को इस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 70 साल में गांव गरीब बहुत इग्नोर हुआ है और विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक जो राष्ट्रीयता पर जो उन्होंने टिप्पणी की, वो मुझे लगा कि शायद थोड़ी अध्ययन की भी कमी है। देखिए, भारत में जो हिंदू शब्द है, उसके शब्द के अर्थ का क्षरण किया गया और क्षरण ब्रिटिश राज में हुआ है। हिंदू शब्द का एक व्यापक अवधारणा है जो सभ्यता का अवधारणा है। मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के चुनाव को देखकर नहीं बोलते हैं। संघ का कार्यक्रम क्यों फिर बिहार चुनाव से पहले आरक्षण वाला बयान दिया था साहब, वो भी बता दीजिए। आप सुन लीजिए ना। अब जो बीच में आप गलत कहेंगे वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना सर। आप ताली बजाइए। आप पहले सुन लीजिए। मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन भागवत जी कोई सामान्य गली कुची के लीडर नहीं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अनिल जी सुन लीजिए। मोहन भागवत जी ने जो कहा उससे आप नहीं ध्यान देंगे। मोहन भागवत जी ने कहा कि जब तक गैर बराबरी है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, संघ का प्रस्ताव है। अब मैं आता हूँ थोड़ा मोदी जी के बयान पर भी मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। आप समाजवादी पार्टी से हैं, राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था। देखिए, राजनीति में कभी कभी शब्दों का प्रयोग होता है, अपमान के लिए नहीं होता है। गूंगी गुड़िया कहा था, क्या आप माफी मांगेंगे लोहिया जी के लिए? मैं दूसरा टिप्पणी करना चाहता हूं। जब चंद्रशेखर जी की सरकार को राजीव गांधी ने गिराया था, तो राजीव गांधी ने चंद्रशेखर जी पर क्या टिप्पणी की थी, कांग्रेस के लोगों ने क्या टिप्पणी कर थी, आप पढ़ लीजिए। इसलिए आप पहले अपने राजनीतिक इतिहास को भी देख लीजिए। चूंकि मोदी जी को बुरा साबित करना है, वो मोदी जी योग करेंगे तब बुरे हैं। और विदेशों में लॉकडाउन की बात पर अंतिम टिप्पणी करना चाहता हूं। ढाका यूनिवर्सिटी में मोदी जी बोल रहे थे, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है। ढाका यूनिवर्सिटी में जितनी तालियां मोदी जी के लिए बजी, उतनी तालियां किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बजी। यदि भारत को लेट डाउन करते, यदि सांप्रदायिकता की बात करते, तो तालियां नहीं बजती। ओके सर, ओके। विदेश में जहां गए वहां पढ़े लिखे नाराई अमेरिका को कहा कि मोदी को वीजा न दिया जाए, वो नहीं था खराब। ठीक है, हम अपने राजनीतिक हम अपनी राजनीतिक बहस में आप किसी विदेशी हुकूमत को कहते हैं। ओके मैम, प्लीज आ रहा हूं आपके पास। आप अपने लड़ाई झगड़े अनिल एक मिनट बाहर लेके जाते हैं और ताली पीटते हैं जब आपके प्रधानमंत्री को या सीएम उसको जलील किया जाता है, वो देश को जलील करने वाली बिल्कुल ये पॉइंट हम उठाएंगे। लेकिन मैं अर्जुन मोढवाडिया से एक सवाल ले लूं, मैं फिर आता हूं। राकेश जी आपके पास आऊंगा, अनिल आपके पास जवाब देने का मौका होगा। लेकिन अर्जुन मोढवाडिया ठीक है, आप विरोध पक्ष में हैं और डेमोक्रेसी में आपके पास हक है कि आप विरोध करें, सही बात का भी और अगर आपको लगता है तो गलत बात का भी। लेकिन अर्जुन मोढवाडिया, सवाल यह है कि क्या आप उन बयानों की भी निंदा करेंगे जो आपके नेताओं ने दिए हैं? क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना, चाहे वो आपके संजय निरुपम हो, राहुल गांधी का बयान हो, खून की दलाली कर रहे हैं, अहमद पटेल क्या किसानों की जमीन उनके बाप की है, सोनिया गांधी मौत का सौदागर। सर, आज आप उन बयानों की भी निंदा कर दीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा कि मोदी जी ने जो कहा वो सही नहीं कहा या वो और सही हो सकता था, लेकिन आप इन बयानों की निंदा कर दीजिए। पहले तो ये बात मैं कहूं कि जो बयान की आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं भी किसी भी लीडर ने नरेंद्र मोदी का नाम दिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूं। वैसे जनरल स्टेटमेंट था,
दूसरी बात यह है सर, कि नरेंद्र जनरल मोदी स्टेटमेंट जी था। जब प्रधानमंत्री, सर, क्या बात कर रहे हैं सर? सर, आप यू आर वेरी सीनियर। आप बीच में मत बोलिए। अरे, बीच में अरे, लोगों के साथ बीच में नहीं बोलते। मुझे मेरा सर, यू आर वेरी सीनियर, लेकिन इतना बेवकूफ मत समझिए टीवी के बाहर बैठे उस व्यूअर को। सर, इतना बेवकूफ मत समझिए लोगों को, जनता को प्रधानमंत्री नहीं मत समझिए। थे, जब न प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने एक महिला का स्नूपिंग करवाया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहां साबित कर पाए आज तक आप लोग? साबित है ये? लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए। भाषा का इस्तेमाल जो पूरा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सर एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन, मैं राजू जेटली से अभी पूछ लूंगा कि क्या आप इस बयान की निंदा करते कि नहीं करते, लेकिन आप विदेश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं कि भारत तो बहुत गरीब देश, पिछड़ा देश, ये गंदा देश, ऐसी बात करते हैं। क्या ये सही लगता है? शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूं। विदेश में जाकर कांग्रेस की निंदा करते हैं, वो सही लगता है? ये कांग्रेस को निंदा लगती है। ये गलत बात है। देखिए गौरव जी, मैं अर्जुन जी को कह दूं कि ये विदेश जाकर मोदी अंग्रेजी हुकूमत बहुत अच्छी थी हिंदुस्तान के लिए। ये आपके प्रधानमंत्री आप भारत को रोम बनाना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्पोक्समैन बन सकती है। पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आपको मोदी जी के पास जाइए, आप अच्छी आपसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर ये मत भूलिए कि मनमोहन सिंह जी ने, क्योंकि आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भाषण में कहा कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत अच्छी थी हमारे लिए, हम तो अनसिविलाइज्ड रह जाते, हमको डेवलप करके चले गए। ओके मधु जी होल्ड, मधु जी रुकिए, समय कम है मेरे पास। मधु जी रुकिए, आपको नहीं ले गए। अर्जुन मोढवाडिया छोड़ दीजिए। अर्जुन मोढवाडिया कौन बीजेपी का प्रवक्ता बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है? अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता है ना सर, कांग्रेस का जवाब देंगे ना सर? अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का जवाब देंगे कि नहीं देंगे सर? हाँ या ना? देंगे या नहीं देंगे? मैं कहता हूं नहीं देंगे या नहीं देंगे? दूंगा। देंगे तो सुनिए सवाल, सुनिए सर, सुनिए सवाल, सुनिए। मैं और कांग्रेस की भी मैं आपसे अच्छी बनती प्रवक्ता, चलिए अगर बनना पड़ता। चलिए तो ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस में कंपटीशन कैसे पैदा करेंगे मैम? आप रुकिए अभी। अर्जुन मोढवाडिया, राहुल गांधी क्या कोई छोटा पब्लिक फिगर है? जब वो मनमोहन सिंह का लाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं तो उसकी निंदा नहीं होती कोई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या कोई छोटा फिगर है? जब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले से नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं। सर आप इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं इंडिया की पब्लिक को कि आप जो कह देंगे वो समझ में आ जाएगा उसको? अगर आप मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आपको उससे बड़ा कोर्ट बनाना पड़ेगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो इससे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम है। देखो, मैंने कहा, आपने तो मैंने जो बोला वो जिक्र नहीं किया कि मोदी जी एक महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट की आप बात करते हैं उसमें कहीं मोदी जी का नाम नहीं लिया, और जो ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो कहा किसके लिए था सर? अच्छा किसके लिए कहा था? प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, आज आप एक बड़ा खुलासा कर दीजिए इंडियन टेलीविजन पर, किसके लिए कहा गया था? वो जो अपनी सरकार थी उन्होंने डिसीजन लिया था, उनका विरोध था उसमें। आपके नेता कहते हैं औरत को टुंच चीज है, बढ़िया माल है। दिग्विजय सिंह का बयान आपको याद दिला रही मधु किशोर? मनु सिंघवी ने किया एक महिला के साथ आप गुजरात अपने ऑफिस में, गुजरात की महिलाओं का क्या हालत किया है मोदी जी ने, वो आपको मालूम है। ठीक है, राजू जेटली में आपके पास ओके, मोढवाडिया साहब उसकी रिकॉर्ड मेरे पास हाजिर है। सुधारिए बैठ के। महिला का स्नूपिंग करवाया मोदी जी को, जिस महिला में सुधारिए उसकी पत्नी जसोदाबेन में इंटरेस्ट रखना चाहिए, और महिला। ओके ओके ओके, मेरे पास समय कम है सर, डिबेट में समय कम बचा। मोढवाडिया साहब रुकिए, महिला के नाते राजू जेटली आपको एक खड़ा मोदी जी के सामने, आपने तो सीधे नाम ले लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया, ये दिक्कत है। नाम नहीं लेते तो ठीक थे। अच्छा मोढवाडिया साहब, मोदी जी नाम नहीं लेते तो ठीक था, डॉक्टर साहब नहीं कहते तो ठीक था, फिर आपको दिक्कत नहीं थी? देखो, सरकार के पुरानी सरकार के बारे में जो निंदा करे उनको हक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाषा का चयन ऐसा होना चाहिए कि संस्कारिता का प्रदर्शन करे, तो भारतीयता का प्रदर्शन करे। देखिए एक बात समझनी है, हम जो चर्चा का ये मूल कारण है उससे कहीं भटक कर केवल इस बात को गुमराह। राजू जेटली, मेरा एक सवाल भी आपके लिए, एक मिनट मोढवाडिया साहब होल्ड ऑन, मोढवाडिया साहब रुकिए। राजू जेटली, मेरा एक सवाल है, ये पहला मौका नहीं है,
चाहे आप कुछ भी कहिए, वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो, लेकिन पॉलिटिकल पंडित मोदी जी की भाषा और उनके एग्रेशन पर भी सवाल उठाते हैं। इससे पहले भी सवाल उठाया गया है, जब उन्होंने एक कुत्ते के पिल्ले जैसा कुछ बयान दिया था, या इससे पहले भी जो बयान दिए थे उस पर भी सवाल उठे थे। हो सकता है रेफरेंस हो, लेकिन क्या ये सवाल उठते नहीं हैं? देखिए, संसद किससे बनती है? देश की जनता से बनती है। देश की जनता किससे जवाब मांगती है? वो प्रधानमंत्री जी से मांगती है। और प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं कि 71वें स्थान पर ये देश था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, 16वें स्थान पर हम मात्र 2 साल के अंदर लेके आए। जब हम कहते हैं हमारी ब्रांड वैल्यू में 32% का इजाफा हुआ, हम कहते हैं भ्रष्टाचार दिखाइए कहां पर है। कोयला पहले भ्रष्टाचार का दूसरा नाम होता था, आज उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई और देश को पैसा भी आ रहा है। और तीसरी बात, आप कहते हैं कि सड़कें कहां पर होती थी? यहां पर सड़कें 5 किलोमीटर के हिसाब से बनती थी, 21 किलोमीटर पर हम ले आए। बिजली 9%, 6% बनती थी, 9% पर लेके आ गए। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो आपने पैसा खाया इस देश का, जिस वक्त आप प्रधानमंत्री थे, उसका जवाब इस देश की जनता को दीजिए। और ये भटकाने के लिए डिबेट को बार बार लेकर जा रहे हैं कि हमने कब बोला और क्या बोला। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, केवल एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर अपनी सरकार के साथ भाजपा की 2 साल की सरकार का कंपैरिजन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि आपकी 2 साल की और हमारी 70 साल की सरकार, देखिए हमने क्या किया था और आपने क्या कर दिया। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, देखिए बिजली नहीं थी, पानी नहीं था इस देश में। भ्रष्टाचार के नाम पर जब विदेशों में जाते थे, हमारा देश भ्रष्टाचार के नाम पर जाना जाता था और यही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज अगर हमारे देश की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, आज हमारा देश जवाब मांगता है आपके घोटालों की, तो आपको घोटालों के जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि इतने बड़े घोटालों के अंदर भी आप अपनी छवि कैसे बचा पाए, इसका जवाब तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने केवल इतनी बात कही कि आप कीचड़ में कमल कैसे उगा हुआ है, यही पूछ रहे थे, उसका जवाब देना चाहिए था। भाग क्यों गए आप? सदन छोड़कर आगे क्यों? जवाब लिया क्यों नहीं उस वक्त? जेटली साहब जवाब देना चाहिए था। मोटवानी साहब रुकिए, विजय माल्या को भगा दिया गया। अरे आपने दिया विजय माल्या को लोन, आपने दिया, आपने दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर बोला कि संगठित लूट, संगठित लूट उसे कहते हैं जो आपने विजय माल्या के साथ मिलकर लूटा था। उसका जो लेबर था, उसकी तनख्वाह नहीं मिली, उनका पैसा नहीं मिला। आज जब पैसा मजदूरों तक पहुंचाने की बात आती है, तो आपको लगता है हमारा जो कट था उस परिवार राजीव जी, मोटवानी साहब रुकिए, वरना मेरे पास आपसे जुड़े और भी सवाल है, मैं पूछ नहीं पाऊंगा। रुकिए, अहमद खान, आपको लगता नहीं कि जब चुनाव चल रहे हो, मैं मार रहा हूं, और जिस तरह के बयानों की बात हो रही है, क्या आपको लगता है वाकई से चुनावों पे फर्क पड़ता है? देखिए, जो किसान परेशान हुआ नोटबंदी की वजह से, जिसकी खेती नहीं समय पे बोई जा सकी, जिस किसानों ने अपने रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई, बस इतना बोलना चाहता हूं, रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई, रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई। बोलिए खान साहब, जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय कम है। बोलो, आप ही बोलो ना खान साहब, आप ही बोलो, हम रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई। खाली बोलना ही तो आता है आपको, क्या आता है खान साहब? बोलना ही तो आता है, वही तो कह रहा हूं, आप बोल रहे हो, बता रहे हैं। लाख रुपए लाएंगे, हम कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई, लाएंगे। अब ये तो बताइए कितनी फसल हुई? बोलने के अलावा कुछ है आपके पास? बोलने के अलावा कुछ है आपके पास? कि आप जैसे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है वाले मोदी, ये बताओ ना, मजदूर मर रहा था, दिहाड़ी मजदूर मर रहा था, भाइयों बहनों के अलावा कुछ है आपके पास? आप सिर्फ फसल का ही बता दीजिए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं, आपके पास कोई शब्द नहीं है, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। प्लीज पूछ रहा हूं, जल्दी से, समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड। कोई लड़ाई का जंग नहीं है। हाँ, आप बात समझिए, आप भी बात को सुना हमने, हमारी बात को आप सुनना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, अहमद खान मुद्दे पे नहीं, बीजेपी वालों को बोलने दीजिए, ये इनको बोलना ही खाली है। देश को तबाह कर दिया हो रही है। 30 सेकंड। 80 करोड़ रुपए का ये प्रधानमंत्री जो कहता मैं फकीर हूँ। अरे आप फसल पे बोलिए पहले, आपने प्रश्न उठाया तो जवाब आपसे मांग रहे हैं। आपने कहा किसान को पैसा नहीं मिला, हम कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई। आप दूसरी देर बोलिए लेकिन झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल के टाइम मत खराब कीजिए। आप बताइए कितनी फसल हुई, मैं आपको बताता हूँ कितनी फसल हुई। जापान ने कहा कि ये मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अहमद खान साहब, यू मेड योर पॉइंट, आप रुकिए। अब अनिल यादव, एक मिनट सर, खान साहब रुकिए,
खान साहब रुकिए, अनिल यादव, सवाल आपके ऊपर भी उठाया गया है और सवाल उठा है बयानबाजी पर। तो बयानबाजी तो आपके नेता ने भी बहुत बड़ी कर दी थी। मुलायम सिंह यादव का बयान सबको मालूम है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो ये नहीं, मैं मोदी जी के बयान को इंक्लूड करते हुए, क्या पब्लिक डिस्कोर्स में जो भी बोले उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पर मैं पहले राजीव जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अभी 2 मिनट पहले ऐसी एक पिक्चर हमारे सामने पेश कर दी जैसे पता नहीं पिछले 3 साल में जब से इनकी सरकार है पता नहीं कितना बदलाव इन लोगों ने कर दिया है। बस इतना सा पूछना चाहता हूं कि आपने 3 साल आपकी सरकार हो गई है और 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने आपको दिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए, एक भी एक्सप्रेसवे अभी बनाया आपने उत्तर प्रदेश में? एक भी एक्सप्रेसवे आप बना पाए हैं 3 साल में? दूसरा, आपने किसानों की बात करी, मेरी पूरी सुन लीजिए। अब देखिए, मैं इनकी, इन्होंने अरे विकास की बात कर रहे हैं, वो जरूरी चीज है वो सुन लीजिए। ओलावृष्टि के समय में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी लिखकर आपसे 7,500 करोड़ रुपए मांगे। एक भी चिट्ठी का आपने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? 73 सांसद भेजे उत्तर प्रदेश ने, क्या उसकी कहीं भागीदारी नहीं थी? हाईटेक सिटी वाली लिस्ट में आपसे एक नाम आप नहीं ला पाए। अनिल यादव 20 सेकंड। गौरव जी, आप इनकी बात सुन लेते हैं, मुझे एक बात का भी जवाब दिलवा दीजिए, क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया? और जो बयानबाजी की बात है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हर जगह सिर्फ अपने विकास कार्यों को गिनवाया है। जहां की भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राम मंदिर की बात करी है, गिरिराज सिंह ने करवाया, महिलाओं के लिए और जितना राजनीतिक स्तर गिरा सकते थे उतना गिराया। आराम से पहले आराम से, मैं आपसे कहूंगा आराम से बात करते हैं। बहुत अच्छी बात अखिलेश यादव जी, अगर आप एक बात, जब मैं आराम से बात करता हूं तो आप मेरी बात सुनने नहीं देते किसी को भी। राजीव जी मुझ पर अटैक करते हैं, फिर आप अटैक कर जाते हैं, फिर मेरी बात ही नहीं हो पाती। सर सवाल सुन लीजिए, आपके साथ अर्जुन मोढवाडिया भी हैं, लेकिन आप यूपी की पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छे समझते हैं। काम बोलता है तो फिर कांग्रेस को क्यों ले आए साथ? 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बताया, इसलिए जो ये सांप्रदायिक ताकतें अब पनप रही हैं, इनका सुपड़ा जड़ से साफ हो जाएगा। हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और उसके बाद इनकी हैसियत नहीं बचेगी। जो ये बयानबाजी कर रहे हैं ना, सुरेश राणा जी ने कहा कि मैं कर्फ्यू लगा दूंगा, जब हारेंगे तो कर्फ्यू तो छोड़िए, एक गठबंधन करने की हैसियत नहीं बचेगी ना। काम बोलता है तो 300 सीटें अपने दम पर जीत लेते हैं। कांग्रेस के बैसाखी की क्या जरूरत है? लेकिन निखिल मंडल, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, 30 सेकंड में क्या आपको लगता है कि वाकई केवल एक तरफा आरोप नहीं लगने चाहिए, बात हो तो सब पे होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सब पे होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि शब्दों के चयन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ ये चुनाव आता है अभी, आप जो ये तो स्टार्टिंग है। मुझे लगता है कि आगे जो चुनाव आएंगे तो कई और शब्द भी हमारे सामने आएंगे जो कि कंट्रोवर्शियल होगा। लोगों को लगता भले है कि इससे कहीं ना कहीं वोटों में इजाफा होता है, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक अब जान चुकी है, समझदार हो चुकी है, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से हम सभी, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी को परहेज करना चाहिए और अच्छी और विकास की बातें हो तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं एक फाइनल कमेंट राकेश सिन्हा से लूंगा। राकेश सिन्हा, 30 सेकंड फाइनल कमेंट, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, बोलिए क्या इस चीज में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए एक बुद्धिजीवी के तौर पे? उत्तर प्रदेश में जो भी जीतेंगे उनको मैं एडवांस में बधाई देता हूं। देखिए, लेकिन राजनीति जिस समाज में सर चढ़ कर बोलती है, सपा ने आपकी बधाई कबूल कर ली पहले ही। संघ समाज केंद्रित होना चाहता है, ना कि राजनीतिक केंद्रित। और जो समाज अपने मूल पिंड को समाज के भीतर देखता है और राजनीति में नहीं देखता, वही समाज प्रगति करता है। मुझे लगता है भारत का मूल पिंड सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता है, और मोहन भागवत जी ने उसी को एड्रेस किया है। मोहन भागवत जी ने किसी चुनाव को मधु जी 10 सेकंड कोई बात नहीं कही है। मधु जी 10 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जी, मेरा यही कहना है कि नोटबंदी कार्यक्रम में कई बड़ी खामियां हैं, और मनमोहन सिंह जी क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनसे हम उम्मीद करते थे कि वो अपनी पार्टी की ओर से एक सीरियस क्रिटिक दें और कोर्स करेक्शन की बात करें। इतने घटिया किस्म के बयान जो उन्होंने भी दिए, वो एक अर्थशास्त्री के लायक नहीं थे। और ये जो इतने बड़े बड़े गाली के शब्द देते हैं, उससे कोर्स करेक्शन की बजाय बात फ्रोजन हो जाती है, पोलैरिटी बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं। और ये इस उम्र में कम से कम प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनसे कम से कम हम उम्मीद करते थे। मैम, थैंक यू, समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बयान पर बवाल क्यों और केवल एक तरफा बयान को क्यों देखा जाए? क्योंकि इससे पहले भी पब्लिक डिस्कोर्स में बड़े बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं से भी उनको हम सही नहीं ठहरा सकते। उनकी निंदा आप नहीं करते। प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण दिया, आपने उनको तुरंत कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या ये राजनीति जायज है? सोचिएगा जरूर और अपना फीडबैक भी दीजिएगा जी बिजनेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और #BigStoryBigDebate पर। नमस्कार। इस डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए।